हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है लेक्चर नंबर 36 सेकंड चैप्टर वैद्युत विभव एवं धारिता और आज का टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। तो देखिए आज हम बात करेंगे कि जो संधारित्र हैं, संधारित्र हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो आज संधारित्रों को कैसे जोड़ा जाएगा, किन किन विधियों से संयोजित कर सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो देखिए संधारित्रों को संयोजित करने की दो विधियां हैं। तो सबसे पहले पहली विधि पढ़ते हैं, श्रेणीक्रम संयोजन। दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। तो देखें संधारित्रों को सीरीज में कब ऐड करेंगे, इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जो संधारित्र हैं हमारे पास 2, 3, 4, 2 से अधिक, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने की आवश्यकता हमें उस समय पड़ती है जब जो दिए गए संधारित्र हैं उनकी जो धारिताएं हैं उनमें सबसे कम धारिता वाला जो संधारित्र है उससे भी कम धारिता की आवश्यकता यदि हमें है तो हम उनको श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे पास ये संधारित्र हों, जैसे 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड, कितने भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये 3 संधारित्र हैं और हमें आवश्यकता है 2 से कम धारिता की। तो हम कि इसके साथ जो सबसे कम धारिता वाला जो है इससे भी हमें कम चाहिए, तो इसको चाहे इसके साथ ऐड कर दें चाहे इसके साथ ऐड कर दें, उससे कम ही आएगा, या तीनों को कनेक्ट कर दें। तो ये बात थोड़ी देर बाद समझाएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पहले हम ये देखते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन है क्या, किस तरीके से संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो देखिए हमारे पास जैसे 3 कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर्स को लेकर चलते हैं। एक ये है, इसकी धारिता है C1, दूसरा ये है, इसकी धारिता है C2, एक और ले लेते हैं तीसरा, ये तीसरा संधारित्र C3। इस तरीके से हम कितने भी संधारित्र ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हम 3 संधारित्रों को लेकर श्रेणी क्रम संयोजन को समझाएंगे। तो देखें इनको कैसे कनेक्ट करते हैं। जो पहला संधारित्र है उसकी पहली प्लेट को आवेश दिया जाता है, तो इसको एक वायर के थ्रू यहाँ कनेक्ट कर दिया। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, यानी पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट और दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही इस सेकंड वाले की दूसरी प्लेट और उससे थर्ड वाले की उससे नेक्स्ट जो भी है उसकी पहली प्लेट, इस तरीके से हम इनको कनेक्ट करते चले जाते हैं। ऐसे जितने भी संधारित्र होते तो पहले वाले की दूसरी प्लेट और अगले वाले की पहली प्लेट से इसी तरीके से ऐड करते हुए कनेक्ट करते हुए चले जाते। और एट लास्ट जो लास्ट वाली प्लेट है, लास्ट वाला जो संधारित्र है उसकी जो दूसरी प्लेट है उसको हम ग्राउंडेड कर देते हैं, पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं, यानी अर्थ से कनेक्ट कर दिया, इसको ग्राउंडेड हो गई और पहली प्लेट को हम आवेश देते हैं। तो ये रहा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आगे देखिए, जैसे ही हम इसको मान लो Q चार्ज देते हैं, यहाँ से पहली प्लेट को, पहली संधारित्र की पहली प्लेट को कितना चार्ज दिया, Q। तो देखें ये चार्ज इस प्लेट पर आ चुका है, मान लीजिए हमने +Q आवेश दिया है, तो ये कितना है +Q। अब प्रेरण से दूसरी प्लेट पर इतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, अंदर वाली सतह पर, अंदर वाले पृष्ठ पर उतना ही विपरीत प्रकृति का आवेश -Q, और
बाहर वाले पृष्ठ पर, दूसरी प्लेट के बाहर वाले पृष्ठ पर इतना ही धनावेश उत्पन्न होगा, लेकिन वो धनावेश स्वतंत्र है और ये धनावेश इस संधारित्र की पहली प्लेट पर आ जाएगा। यहाँ जो प्लस क्यू चार्ज प्रेरित हुआ वो इस वाली प्लेट पर आ गया, तो यहाँ भी आवेश कितना रहा, प्लस क्यू। भाई ध्यान से समझते जाना तो कोई कठिनाई नहीं आएगी। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखें इस प्लस क्यू से फिर यही प्रोसेस, यहाँ पर माइनस क्यू प्रेरित होगा चार्ज, दिस वन इज माइनस क्यू, और यहाँ जो प्लस क्यू प्रेरित होगा वो इस प्लेट पर आ गया। ऐसे ही यहाँ फिर यहाँ हम लिख देते हैं प्लस क्यू, और ऐसे ही यहाँ माइनस क्यू प्रेरित हो जाएगा, और बाहर वाले पृष्ठ पर क्या होगा, उतना ही धनावेश प्रेरित होगा, लेकिन ये जो बाहर वाला पृष्ठ है पृथ्वी से कनेक्टेड है, इसलिए पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन इस लास्ट वाले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट के बाहरी वाले पृष्ठ के आवेश को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो देखें सीरीज कॉम्बिनेशन में यानी श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी संधारित्र हैं सभी की प्लेटों पर बराबर आवेश आ गया, इस पर भी प्लस क्यू, इस पर भी प्लस क्यू, इस पर भी प्लस क्यू, यानी चार्ज सब पर कैसा रहेगा, समान रहेगा। किसमें, श्रेणी क्रम संयोजन में। लेकिन जो विभव है इनकी प्लेटों के बीच वो इनकी धारिताओं के अकॉर्डिंग होगा। तो इस पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने कितना मान लिया, V1, दूसरी की प्लेटों के बीच V2, तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच V3। बात समझ रहे हैं, V3। अब ये जो पोटेंशियल है वो धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होगा, जिसकी धारिता ज़्यादा होगी उसका पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, V = Q/C होता है। तो जिसकी धारिता अधिक उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम। तो इस तरीके से हमें एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होता है, लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। अगर धारिताएं अलग अलग हैं, अगर धारिताएं भी बराबर होती, अगर मान लो तीनों सेम कैपेसिटी के होते तो तीनों के पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाते। वो डिपेंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस धारिताओं पर। अब देखिए पहले संधारित्र के लिए देखते हैं। तो पहले संधारित्र के लिए अब आप लोग इसकी थ्योरी लिख लेंगे, कैसे कनेक्ट किया, क्या प्रोसेस हुआ, जो कुछ अभी मैंने समझाया आप लोग उसको लिख लेंगे। और इसको मैं पॉइंट A मान लेता हूँ और इसको पॉइंट B मान लेता हूँ। तो पहले संधारित्र के लिए तो देखें V = Q/C हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूले से यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 बराबर कितना हो जाएगा, चार्ज कितना है Q और कैपेसिटेंस इसका कितना है C1, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही दूसरे संधारित्र के लिए, दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर और इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं हेजन लगा देता हूँ। तो V2 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए इस पर भी चार्ज Q है तो Q/ धारिता C2 है। इसी तरीके से तीसरे संधारित्र के लिए, यानी तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V3 बराबर Q/C3, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखें अगर हम बिंदु A और B के बीच का जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है उसको V मान लेते हैं, तो इस फिगर से स्पष्ट हो रहा है कि V जो है V1 + V2 + V3 हो जाएगा। V = V1 + V2 + V3। ये यहाँ से क्लियर हो रहा है, बात समझ रहे होंगे। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं V1, V2, V3 की। तो V = देखिए Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। अब यहाँ पर देखिए
अगर हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को ये मान के चलें कि ये एक ही संधारित्र है, अगर इसको टोटल को एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट करें तो पोटेंशियल कितना है V, चार्ज कितना है Q, और अगर पूरे इस समायोजन का एक संधारित्र मानते हुए अगर पूरे समायोजन की तुल्य धारिता यदि C है, यदि इस संयोजन की यदि इस संयोजन की तुल्य धारिता C है तो देखिए V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चार्ज Q है और धारिता पूरे संयोजन की C मान ली तो V इक्वल्स टू Q अपॉन C। इसको इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो देखिए V के स्थान पर कितना लिखेंगे, Q अपॉन C बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। सभी जगह से Q हटा देते हैं, Q कॉमन लेके कट जाएगा तो 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो इस तरीके से जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C वो इस व्यंजक से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर एक बात बढ़ाएंगे कि अतः स्पष्ट है कि श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। बात स्पष्ट हो रही है, उस बात को आप यहाँ लिख देंगे, ये व्यंजक आ गया। अब एक बात और ध्यान रखनी है भाई, 10th में आप लोगों ने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा तो प्रतिरोधों के संयोजन में उल्टा आया था। श्रेणीक्रम संयोजन अगर है रेसिस्टेंसेस का, प्रतिरोधों का, तो उसमें R बराबर आया था R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि उस वैद्युत प्रतिरोध वाले संयोजन को देख के यहाँ C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो, उल्टा है वही। जस्ट जो वहाँ श्रेणी क्रम में था वो यहाँ समांतर क्रम में मिलेगा और जो यहाँ समांतर क्रम में है वो वहाँ श्रेणी क्रम में था। तो चलिए अब अभी हमने एक बात कही थी कि इस बात को हम समझाएंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन की आवश्यकता हमें कब पड़ती है। अब मान लीजिए हमें 2 से भी, हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, 2 का है, एक 3 माइक्रोफेरेड का है, एक 5 का है, और हमें आवश्यकता है 2 से भी कम की। तो देखिए अगर इस संयोजन में यानी इस श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ देते हैं तो धारिता उतनी ही मतलब कम मिलेगी, सबसे कम वाले से भी कम मिलेगी। जैसे मान लीजिए मैं 2 और 3 को कनेक्ट करता हूँ, C1 ले लेता हूँ 2 माइक्रोफेरेड, ये समझाने के लिए है, और C2 है 3 माइक्रोफेरेड। तो देखिए इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो जो तुल्य धारिता आएगी C, तो वो 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। तो देखिए ऐड करिए तो 6 एलसीएम लेंगे, ये 5 अपॉन 6 आ गया, 1 अपॉन C, और तो C कितना हो गया 6 अपॉन 5, दैट इज 1.2 माइक्रोफेरेड। तो देखिए 2 से भी कम हो गई, 2 से कम आई धारिता। तो हमें अगर कम धारिता की आवश्यकता है तो उस केस में हम श्रेणी क्रम में ऐड कर देते हैं। अभी मैंने 2 ऐड करके दिखाए, ऐसे ही तीनों को ऐड कर दें तब भी कम मिलेगी। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अब तीनों को कनेक्ट करते हैं तो देखिए 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो 1 अपॉन C बराबर पहला कितना है 2, तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5। तो देखिए एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा भाई 30 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ 15 आया, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 5 6 जा 36 आएगा। ऐड कर दीजिए 16 15 31 बटे 30। ठीक है भाई, एक बार हम फिर चेक कर लेते हैं। 15 10 और 6, 15 10 25 और 6 31 बटे 30। तो ये 1 बटे C हुआ, तो C बराबर आ गया 30 बटे 31। तो देखिए ये और कम हो गया, यानी ये लगभग एक से भी कम है,
ये वैल्यू जब डिवाइड करोगे तो लेस देन 1 माइक्रोफेरेड आएगी। 30 होता तो 1 आ जाती, फिर भी 2 से कम ही रही तो और कम हो गई, तीनों को ऐड करने से वहाँ 1.2 थी, अब 1 से भी कम हो गई। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर हमें जो हमारे पास जो संधारित्र हैं और हमारे जो हमें वांछित धारिता है, यानी जो हमें धारिता चाहिए उससे भी कम चाहिए, सबसे कम वाले से भी कम चाहिए, तो उनको हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। अब आगे चलते हैं सेकंड पर, समांतर क्रम संयोजन, उसको कैसे संयोजित करेंगे संधारित्रों को। और एक बात और भाई, ऐसा नहीं कि ये 3 संधारित्रों के लिए ही कनेक्ट करने के लिए है, 4 होते तो एक टर्म और बढ़ आता 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4, 5 होते तो एक और बढ़ जाता +1/C5। तो इस तरीके से ये टर्म्स बढ़ते चले जाएंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर और ज़्यादा हैं तो 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + ... एंड सो ऑन। जितने भी संधारित्र हों उसको इस व्यंजक से हम उनकी तुल्य धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं। अब देखें, समांतर क्रम संयोजन की आवश्यकता हमें पड़ती है जब हमें जो संधारित्र हमारे पास हैं, हमें उनसे भी ज़्यादा धारिता वाले कॉम्बिनेशन या संधारित्र की आवश्यकता है। जैसे हमारे पास यही वाले थे 2, 3, 5, लेकिन हमें 5 से भी ज़्यादा चाहिए, तो उनको किस में कनेक्ट कर देंगे? समांतर क्रम संयोजन में। तो देखिए, समांतर क्रम संयोजन, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए भाई, किस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ये संधारित्र हैं, जैसे 3 लेके ही चल रहे हैं, दिस वन, इसकी धारिता C1, एक दूसरा ये है, इसकी धारिता C2, और एक हमारे पास ये है, इसकी धारिता C3। तो इन संधारित्रों की जो पहली प्लेट हैं वो एक पॉइंट पर कनेक्ट कर दी जाएंगी। पहली प्लेटों को एक पॉइंट पर यहाँ कनेक्ट कर दिया, पॉइंट ए पर, यहाँ से हम चार्ज देंगे। और दूसरी प्लेटें एक पॉइंट पर, जैसे ये बी पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ कनेक्ट कर दिया। और इन तीनों प्लेटों को ग्राउंडेड करना है, तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं? अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया इनको। थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा गलत नहीं है भाई, थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, गलत कुछ नहीं है। पृथ्वी से इसको दूसरी प्लेटों को कनेक्ट कर दिया। तो अब देखें, ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? देखिए, यहाँ से सपोज हम चार्ज देते हैं Q, तो ये चार्ज इनकी धारिताओं के अकॉर्डिंग इन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जिसकी धारिता ज़्यादा है उस पर चार्ज ज़्यादा पहुँचेगा, जिसकी धारिता कम है तो उस पर चार्ज कम स्टोर होगा। तो अकॉर्डिंग देयर कैपेसिटेंस ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सपोज इस पर +Q1 आ गया, यहाँ कितना आ गया? +Q1, और इस पर +Q2, और इस पर +Q3। इन प्लेटों पर प्लस चार्ज आ गया उनकी धारिताओं के अनुसार, क्योंकि हम पहले पढ़ा चुके हैं कि संधारित्र पर जो चालकों पर जो आवेश का वितरण होता है धारिताओं के अनुपात में होता है। तो जो अनुपात इनकी धारिताओं में होगा वही अनुपात इन आवेशों में होगा। जैसे इन धारिताओं में 1:2:3 का अनुपात होता है, तो इन आवेशों की मात्राओं में भी 1:2:3 का ही अनुपात होगा। और अब वही प्रेरण की घटना, यहाँ पर उतना ही माइनस चार्ज,
यानी यहाँ कितना आ गया, ये माइनस Q1 और यहाँ माइनस Q2 और यहाँ माइनस Q3। और बाहरी पृष्ठों पर धनावेश प्रेरित होगा, वो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा उदासीन हो जाएगा। इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और यहाँ पर देखें, सभी संधारित्रों की प्लेटें एक ही बिंदुओं पर कनेक्टेड हैं। पहली प्लेट इस ए पॉइंट पर और दूसरी प्लेट बी पॉइंट पर। तो सभी के पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होंगे, सेम। यानी यहाँ पर संधारित्रों की धारिताएं चाहे कितनी भी हों, किसी अनुपात में हों, लेकिन प्लेटों के बीच का विभवांतर सब पर कैसा होगा, समान होगा। लेकिन आवेश की मात्रा अलग अलग होगी। श्रेणी क्रम में इसका उल्टा था, उसमें विभव अलग अलग थे, संधारित्रों की धारिताओं के अकॉर्डिंग थे, लेकिन आवेश सब पर समान था। यहाँ जस्ट उसका उल्टा हो गया। तो अब देखें, पहले संधारित्र की बात करते हैं। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग, पहले संधारित्र पर कितना आवेश पहुँचेगा। फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर VC। भाई C बराबर Q/V पड़ा, तो यहाँ से Q बराबर कितना हो गया, V इंटू C। तो पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र की प्लेटों पर जो आवेश है Q1 बराबर कितना होगा, देखिए पोटेंशियल तो सबका V है, V और धारिता है C1। ऐसे ही दूसरे संधारित्र पर आवेश Q2 बराबर V इंटू C2। ऐसे ही तीसरे संधारित्र पर आवेश Q3 बराबर V इंटू C3, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सभी संधारित्रों के लिए सेम हैं। अब देखें, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षण से ये चार्ज Q तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, लेकिन इन तीनों का जो जोड़ होगा वो Q ही होगा। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बात समझ रहे हैं। Q चार्ज तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तीनों का सम करेंगे तो हमें Q ही मिलेगा। अब एक बात और देखें भाई, यहाँ पर जो ये जो तीन संधारित्र थे, अब मैं इस पूरे संयोजन को एक संधारित्र मान के चलूं। पूरे सिस्टम को क्या मान लिया, एक ही संधारित्र है और उसकी तुल्य धारिता हमने मान ली C। यदि लिख देते हैं बात, यदि पूरे संयोजन की तुल्य धारिता C है, तो देखें पूरे संयोजन का चार्ज कितना है, Q, पूरे संयोजन पोटेंशियल डिफरेंस V और पूरे संयोजन की तुल्य धारिता C, तो Q बराबर VC। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो VC बराबर Q की ये वैल्यू पुट करते हैं और Q1 Q2 Q3 की ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं, तो VC1 आप लोग समीकरण डाल के इस हिसाब से लिख देंगे कि इस समीकरण में रखने पर Q1 Q2 Q3 के मान यहाँ से और Q का मान यहाँ से रखते हैं, तो प्लस VC2 प्लस VC3। V सब जगह से कॉमन लेके कट गया, तो C बराबर क्या आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी समांतर क्रम संयोजन में संयोजन की तुल्य धारिता सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। इसी बात को आप भाषा में लिख देंगे। तो देखें, अभी जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, जैसे एक माइक्रोफैरड का था और 2 का था, चलो कुछ मान लेते हैं या 1 2 3 मान लेते हैं, और हमें आवश्यकता है 3 से भी ज़्यादा की। तो हम क्या करें, इन तीनों को सीरीज वो पैरेलल में जोड़ दें तो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगी। तो C बराबर 3 + 2 + 1 या 1 + 2 + 3 कितने हो गए, 3 और 2 5 और 1 6, सीधे सीधे ऐड होने। तो हमें कितने का संयोजन मिल गया, कितनी तुल्य धारिता का, 6 माइक्रोफैरड का। तो वो सबसे ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा। तो इस तरीके से हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कर सकते हैं। और अगर 3 से अधिक होते तो C1 + C2 + C3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, इसी तरीके से ऐड होते चले जाएंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो देखिए, ये हमने दोनों प्रकार के कॉम्बिनेशन
समझ लिए हैं। मेनली दो प्रकार से ही इनको कनेक्ट करते हैं। वैसे मिक्स कॉम्बिनेशन में भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन आप लोगों को केवल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ही पढ़ने थे और ये टॉपिक पूरा हुआ। और अब देखिए आज के लेक्चर में केवल इतना ही, और कल एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज हम बता देते हैं आप लोगों को कल क्या चलेगा। तो देखें, हमने ये संधारित्र का जो टॉपिक था वो कंप्लीट पढ़ लिया है। अब कल एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक वो है कोरोना डिस्चार्ज। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा कोरोना डिस्चार्ज और वेन डी ग्राफ जनरेटर। एक वेन डी ग्राफ जनरेटर पढ़ेंगे और इसमें इसका जो प्रिंसिपल है वो इस पर बेस्ड है। तो कोरोना डिस्चार्ज क्या है, यानी कोरोना विसर्जन, और कोरोना, अब ये डिटेल चर्चा तो कल के लेक्चर में करेंगे। आज केवल इतना बता रहे हैं कि जब हम किसी कंडक्टर के चार्ज देते हैं, संक्षेप में बता रहे हैं, तो नुकीले सिरों से चार्ज लीकेज होने लगता है, विसर्जित होने लगता है, जिस घटना को कोरोना डिस्चार्ज कहा जाता है। तो ये सब बातें कल के लेक्चर में होंगी, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो इस कोरोना से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है भाई। यहाँ नुकीले सिरे से बात हो रही है, इसलिए आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है उसमें भी कांटेदार जो पोर्शन है, बाहर जो उसका जो बाहरी आवरण है उसमें नुकीले पोर्शंस दिखाई देते हैं, इसलिए उसको कोरोना नाम दिया गया है। तो कोरोना डिस्चार्ज पढ़ना है, कोई कोरोना वायरस के बारे में नहीं बताने जा रहे हैं, तो उससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यानी सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो देखिए, जो नुकीले सिरे होते हैं उनसे जो चार्ज लीक होने लगता है, उसी घटना को नुकीले सिरों से, तीक्ष्ण नुकीले सिरों से आवेश का लीक होना ही कोरोना डिस्चार्ज कहा जाता है। तो इस बात का उपयोग इस वेन डी ग्राफ जनरेटर में होता है। अब वेन डी ग्राफ जनरेटर क्या है, तो ये सब कल के लिए हैं। तो कल इस लेक्चर को देखना न भूलें, इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेन डी ग्राफ जनरेटर। और कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, संधारित्र पर बेस्ड हैं उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी, तो मन लगा के पढ़ते रहिए। ओके, मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।